हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय इंटर कॉलेज JIC परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पर, और इसको हम पूरी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। और ये इस एक शॉर्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको जल्दी 5 मिनट में, ज़्यादा समय ना दे करके जल्दी से आपको 5 प्रश्न एक बार में तैयार होते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी पर, बनावली किस नदी पर स्थित है। तो आंसर ऑप्शन क्या है, चौतांग, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी रंगोई। तो इसका सही उत्तर क्या है, रंगोई। तो हड़प्पीय पुरास्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। हड़प्पी पुरास्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में, हिसार जिले में है, जो किस पर स्थित है, रंगोई नदी पर स्थित है। तो इसका क्या आंसर सही है, रंगोई नदी। क्या आंसर सही है, रंगोई नदी। इसका आंसर हम सही कर देंगे, रंगोई नदी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चलिए इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। जिसका उत्तर हम चलते हैं, देख लेते हैं। जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। घग्गर नदी पर कालीबंगा, घग्गर नदी पर कौन सा स्थित है, कौन सी सभ्यता स्थित है, कालीबंगा। राखीगढ़ी सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर रोपड़ पुरास्थल स्थित है, जबकि चैतांग नदी पर हरियाणा राज्य में एक नदी है, जो यमुना की सहायक नदी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी ही। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र किस मौर्यकाल शासक का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। शालीशुक का उल्लेख किया है, कि बृहदत्त का उल्लेख किया है, कि कुणाल का उल्लेख किया है, कि इंद्रपालित का। तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में किसका उल्लेख किया है, ऑप्शन बी बृहदत्त का। बाणभट्ट पुष्य भूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन थे बाणभट्ट पुष्य भूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना में हर्ष चरित्र में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन शासक कहा है। हर्ष चरित्र में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को क्या कहा है बाणभट्ट ने, बुद्धिहीन एवं प्रज्ञा दुर्बल, मतलब मंद बुद्धि का शासक कहा है। इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, बाणभट्ट की कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो बाणभट्ट की पुस्तकें हैं कादम्बरी, मुक्तांडितक और चंडी शतक। के कोवल एवं थॉमस ने हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हर्षचरित का अनुवाद किसने किया है, कोवल एवं थॉमस ने। राजानक, शंकर कंठ, रंगनाथ रुचक तथा शंकर हर्षचरित के टीकाकार थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो अमानवीय दंड देना किसने बंद कर दिया था। नंबर 1 रजिया सुल्ताना ने, नंबर 2 नसरुद्दीन महमूद शाह ने, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक ने, नंबर 4 बहलोल लोधी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग पे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल किस राजा के काल में था। तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अपने कई मानवतावादी कदम उठाए। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिए थे। बरनी के अनुसार फिरोज शाह ने सियासत पर मृत्युदंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। उसने घोषणा की कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूली करना नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी संस्था है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है और भी बार पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फिर आंसर सॉल्व करते हैं। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। नंबर 1 अकबर द्वितीय, नंबर 2 शाह आलम द्वितीय, नंबर 3 अहमद शाह, नंबर 4 आलमगीर द्वितीय। तो इसका ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा था। 1803 ईस्वी तक उनका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों
का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। क्या हो गया? मुगल सम्राट किसके पेंशनर बन गए? अंग्रेजों के। इस तरह से अंग्रेजों का पहला पेंशनभोगी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बन गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण ने। नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद और राम गोपालाचारी ने। नंबर 3 राजगोपालाचारी M.K. गांधी ने। नंबर 4 चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए देश बंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद को। और वह किनकी बातों से प्रभावित हुए थे? देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के। तो बस यहीं तक हम अपना क्वेश्चन रखते हैं शॉर्ट में, और अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय।